नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच यूथ मोटिवेशन और राइट डायरेक्शन के लिए कार्य करता है। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं अमूल्य सहारे जी। अमूल्य सहारे जी ने 2019 की जो सीजीपीएससी की परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम अभी सितंबर 2021 में आया है, उसमें अमूल्य जी को अधीनस्थ लेखा अधिकारी पद मिला है। और अमूल्य जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डायलॉग मंच के अंदर। अमूल्य जी, आपका बहुत थैंक बहुत यू स्वागत है सो डायलॉग मच। मंच के अंदर। थैंक यू सो मच सर। अमूल्य जी, पहला प्रश्न तो हम आपसे यही करेंगे, आपका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो हो जाए, आपकी एजुकेशन, ये कौन सा अटेम्प्ट था, तमाम तरह की बातें थोड़ा सा इस बारे में बताइए, ताकि हमारे सर एस्पिरेंट्स को पता चल सके कि हमारे सामने किस शख्सियत से हम लोग मिल रहे हैं। यस सर, मैं भिलाई से हूँ और मेरा प्राइमरी एजुकेशन यही कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई से हुआ है। जी 12th तक मैंने यहीं पर स्कूल एजुकेशन किया, कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट था। जी उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना नागपुर में हिस्लॉप कॉलेज से किया है। जी उसके बाद मैं आ गई थी 2017 में और मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है दुर्ग यूनिवर्सिटी से ही, और मैं तभी से अपनी प्रिपरेशन जो है कर रही थी। पर 2017 में मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरा एज नहीं हुआ था, पर भी मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी। और 2018 मेरा पहला अटेम्प्ट था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था बट मेंस रह गया था, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। जी, बहुत अच्छे। यानी कि आपका सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट में आपने ये पद लिया। और सबसे बड़ी बात थी कि पहले अटेम्प्ट में भी आपका प्री क्वालिफाई हो गया था, प्री में आपको कोई इश्यू नहीं आया था। बहुत अच्छा, हम इस पे भी बात करेंगे। तो फिर प्री पे आपकी बड़ी अच्छी कमांड होगी, हम आपसे प्री पे भी बात करेंगे। अमूल्य जी, थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे कि आपने सिविल सर्विस का ही इरादा क्यों किया? करियर तो और बहुत सर सारे मेरे थे। यस सर मेरे फादर भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही जुड़े हुए हैं, तो बचपन से घर में एक ऐसा माहौल था कि जी गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है। और मुझे सोसाइटी के लिए जो करने की इच्छा थी वो भी काफी बचपन से ही थी। मेरा वैसे तो एम्बिशन जो है वो यूपीएससी करने का था, बट ऐसे सिचुएशंस हो गई कि मैंने फिर सीजीपीएससी को ही अपना एम्बिशन बनाया है। बट आगे इन फ्यूचर कभी टाइम मिलेगा तो मैं यूपीएससी को जरूर देना चाहूंगी, तो इसीलिए मैंने ये करियर ऑप्शन लिया। चलिए, पहले तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि आप जब यूपीएससी में जाएं तो वहां भी आप एक अच्छे रैंक के साथ और एक अच्छे पद को आप हासिल करें। आपको डायलॉग मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने कहा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, पिताजी भी आपके सिविल सर्विसेज में हैं, तो उससे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आई कि पिताजी खुद आपके सिविल सर्विस में हैं, तो आपको वहां से एक प्रेरणा मिली, परिवार का माहौल ही ऐसा था, शुरू से था गवर्नमेंट जॉब में जाना है। हम ऐसा भी देखते हैं कि कई फार्मर के बच्चे हैं, कोई शॉप के बच्चे हैं, वो भी आते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या एडवांटेज मिला परिवार में सिविल सर्विस में पिताजी का होना? इससे कुछ आपको प्रिपरेशन में कुछ अधिक लाभ मिला, एडवांटेज मिला, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? ये सर काफी जगह पर डायरेक्शंस जो है हमको मिले, जैसे बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहा जाता था। मैंने क्लास 6 से ही न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया, और जो जीके ओके। वगैरह रहता है करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर कोई भी चीजें जो करंट हो रही है न्यूज देखना, मतलब जनरली जो बच्चे यंग एज में नहीं करते वो सब चीजें जो है वो मुझे काफी मिली। और डायरेक्शन जो है कि हमको इस फील्ड में जाना है, या फिर जैसे मैंने मैथ्स नहीं ऑप्ट किया एज अ सब्जेक्ट, मैंने कॉमर्स लिया क्योंकि मुझे पहले से ही पता था मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मैंने इंजीनियरिंग में ही किया। उसके बाद मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया और आर्ट्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को परस्यू किया, ताकि मुझे इस जगह पर हेल्प मिल सके उस सब्जेक्ट की। तो मुझे लगता है ये डायरेक्शन जो मुझे मिला वो बहुत हेल्पफुल था, जो कि मेरे पापा के कारण शायद मुझे मिला। बिल्कुल। यानी कि आपको बचपन से एक, जैसा आपने कहा, क्लास 6 से ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आमतौर से ऐसा होता नहीं है। आमतौर से न्यूज़पेपर को सीरियसली पढ़ते हैं कि हमको वो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तभी से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये आपके पारिवारिक एक जो बैकग्राउंड थी, पृष्ठभूमि थी, उसके कारण आपको एडवांटेज मिल गया। मेरा एक प्रश्न रहेगा, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैंने कॉमर्स लिया, फिर उसके बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया। अगर हम कॉमर्स के बच्चे की बात करते हैं, एक साइंस स्ट्रीम, एक कॉमर्स स्ट्रीम और एक आर्ट स्ट्रीम, यानी कि ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, उनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि आपने हिस्ट्री और पढ़ा ही नहीं होगा। तो आपने यस हिस्ट्री सर। और ज्योग्राफी को कैसे तैयार किया? और फिर कॉमर्स और आप इकोनॉमी के हो गए, तो साइंस भी आपके लिए चैलेंजिंग रहा होगा, पेपर 4। यस सर। मैथ्स आपको चैलेंजिंग रहा होगा, तो थोड़ा बताइए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस को आपने कैसे मैनेज किया? सर ये जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम है उसमें जो हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है वो बेसिकली 10th तक के लेवल का होता है।
10th तक जी के लेवल का ज्यादा पूछा जाता है, 11th 12th का नहीं होता। तो 10th तक अगर किसी ने अच्छे से आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर किया है तो मुझे नहीं लगता उसको ग्रेजुएशन के बाद भी इन सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि अपना बेस जो है वो क्लास 6 से ही बनना चालू हो जाता है। तो 10th तक अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सब्जेक्ट्स अगर क्लियर हैं तो ये बहुत सब्जेक्ट्स जो बढ़िया। है आपको बाद में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो इसका ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आर्ट्स वाला ही आर्ट्स के सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है या साइंस वाला ही साइंस में अच्छा हो सकता है। और इसका सिलेबस ही पीएससी का ऐसा डिफाइन किया गया है कि हर जो भी स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए सब इक्वल प्रोपोर्शन है। जैसे जी साइंस वालों के लिए अगर साइंस है तो कॉमर्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स है, मैथ्स में इनकम टैक्स को जोड़ा गया है। तो ये सब हम्म, चीजें हमको बेनिफिट दे रही है। तो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल। हमने कहा कि 10 तक का ही लेवल एक रहता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात देखता हूँ कि बीकॉम आपने किया है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि 10 तक का लेवल रहता है, लेकिन फिर मैथ्स और रीजनिंग में तो दिक्कत हुई होगी, मैथ्स रीजनिंग साइंस में। चलिए मैथ्स एक अर्थमेटिक तो कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, आपने बीकॉम आपने किया है हाँ, तो अर्थमेटिक पढ़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम साइंस पोर्शन की बात करें तो वो चैलेंजिंग रहा या नहीं रहा? हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आपने कह दिया कि भाई बचपन में पढ़ा तो वो काम आ गया। यस सर। यस सर, साइंस थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट अभी रिसेंटली जब पीएससी का सिलेबस चेंज हुआ तो उन्होंने साइंस के सिलेबस को काफी कम कर दिया। पहले, ओके। इसके पहले 2017 तक जो था मैथ्स का पूरे 200 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, बट अब उसको कम करके सिर्फ 50 मार्क्स कर दिया। तो ओके। उससे जो है वो बेनिफिट मिला, और उसका सिलेबस जो है वो सब लेवल्स के लिए इक्वली रखा गया, चाहे वो कॉमर्स वाले हो चाहे साइंस वाले हो, सबके लिए बहुत इजी सिलेबस रखा गया है पीएससी के द्वारा भी। बहुत अच्छे, यानी कि आप ये कहेंगे कि जब आपने सीजीपीएससी की तैयारी करने की सोची तो आपके अकोर्डिंग आपका सिलेबस बन गया, ये यस आपके सर, लिए एक एक्चुअली। लक अच्छा हो गया आपके लिए, बड़ा यस अच्छा है, सर, बड़ा एंड अच्छा। सी सेट भी क्वालिफाइंग अभी हुआ रिसेंटली 2 साल पहले, तो उसके लिए भी काफी कुछ हेल्प मिल गया, वरना पहले सी सेट स्कोरिंग हुआ करता था। जी जी जी। अमूल्य जी, एक प्रश्न मेरा बड़ा आ रहा है मन में, जो आपने पूरी तैयारी के बारे में बात करी, कोई चैलेंज ऐसा खास रहा इस पूरी तैयारी के दौरान? क्योंकि पहली बार प्री निकला, फिर आपका नहीं हो पाया फाइनली, दूसरी बार आपका प्री मेंस इंटरव्यू, आप अधिकारी बन गई, तो क्या यस खास सर। चुनौती आपकी रही क्योंकि 1-2 साल का सफर आपने पूरा तय किया है, इस 2-3 साल के सफर में आपको सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगा सिविल सर्विस में? सर, सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे मेंटल प्रेशर जो था वो काफी, क्योंकि एग्जाम है ही ऐसी कि पूरा आपका 1 साल 1.5 साल ले लेती है, और अभी कोरोना के कारण तो ये एग्जाम 2 साल ले लिया 2019 वाली एग्जाम में। तो जो मेंटल प्रेशर जो एक एस्पिरेंट को फेस करना पड़ता है कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जिसने उस चैलेंज मतलब उस प्रेशर को अच्छे से बियर कर लिया पेशेंस के साथ, वो जरूर एक ना एक दिन उसका नाम लिस्ट में जरूर आएगा। क्योंकि प्री आप दे रहे हैं, उसके बाद 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है, फिर अचानक से 2 महीने बाद मेंस होने वाला रहता है, तो आपको पूरे टाइम जो है कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना ही पड़ता है, बिना रिजल्ट के सोचे कि आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मेंस में भी यही हो रहा है, मेंस में भी मतलब लगता है कि हो जाएगा, नहीं होगा। वो जो एक बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होती है एग्जाम में, वो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है। मैं मतलब तो मैंने फेस किया है शायद। जो ये प्रेशर आपको क्रिएट हुआ और आपका प्रेशर बना, इस प्रेशर को यस सर। रिलीज करने के लिए, रिलीफ देने के लिए क्या टेक्निक अपनाई? कुछ तो करते होंगे, योगा है, मेडिटेशन है, यस सर, कुछ मैं एक्सरसाइज विपश्यना वगैरह, या रेगुलर। कुछ और कोई यस। एक्टिविटी? यस सर, मैं विपश्यना करती हूँ रेगुलरली, मतलब बेसिस ओके। पे डेली भी करती हूँ, और मैं जाती भी हूँ विपश्यना करने 10 डेज के लिए। जैसे ही मेंस खत्म होता है, मेंस एग्जाम देने के बाद मैं 10 डेज के लिए बिल्कुल चले जाती हूँ। वहां जाके मुझे काफी कुछ रिलैक्स महसूस होता है कि हाँ ठीक है, जैसा होगा जो होगा, अब आगे का हमको तैयारी करना है, क्योंकि एग्जाम में आप कभी भी रुक नहीं सकते। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको उस दिन तक तैयारी करनी पड़ती है। अभी भी मैं तैयारी कर ही रही हूँ होने के बाद भी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये चीज है कि आपको कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अगर कहीं पर भी ब्रेक हुआ तो आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत अच्छे, यानी कि आप कहते हैं कि आप थोड़ा विपासना पे फोकस करती हैं, और जैसे ही ब्रेक यस मिलता है सर। तो आप उसको पूरा टाइम देती हैं और अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। ये बड़ी अच्छी यस सर। टेक्निक है, ये जो हमारे बड़ों ने हमको दिया है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे हम लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपके मेंस के मार्क्स देख रहा था अमूल्य जी, आपके ऐसे में बड़े अच्छे नंबर हैं, इसका आपका पेपर नंबर 7 में भी बड़े अच्छे नंबर हैं, तो थोड़ा सा पेपर यस नंबर सर। 7 का हम बताइए, क्योंकि काफी चैलेंजिंग है पेपर 7। आप देखेंगे सभी के लगभग क्या थे, काफी कम मार्क्स आए, लेकिन आपके अच्छे नंबर पेपर 7 में है। पेपर 7 को आपने कैसे स्ट्रेटजी आपने तैयार की, क्या आपकी रणनीति थी, थोड़ा सा बारे में बताइए। यस सर, मेरे लास्ट ईयर 2018 में जब पहली बार ये पेपर ज्वाइन हुआ था, तब मेरे को 83 नंबर मिले थे। तो मुझे लग गई था कि ये पेपर जो है काफी
क्योंकि उस पेपर में किसी को भी नंबर ज्यादा नहीं मिल रहे थे क्योंकि रिसेंटली ऐड हुआ। तो जी इस पेपर का जो सिलेबस है वो ऐसा है कि वो प्री और मेन, मतलब प्री में हम जितना भी पढ़ रहे हैं या जो भी हम छत्तीसगढ़ कवर करें, जीएस करें, उससे काफी अलग है। ये जी, बेसिकली यूपीएससी वगैरह का जो सिलेबस है उसको इसमें डाला गया है। तो बहुत उसके बढ़िया। लिए आपको करंट से बहुत अच्छे से अपडेट रहना पड़ेगा। इसमें जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो 50 मार्क्स का जोड़ा गया है, उसके लिए आपको डेली बेसिस पे, अगर आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं और मैगजीन्स पढ़ रहे हैं मंथली, तो आपका ये वाला एरिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो पार्ट 3 है उसमें एचआरडी है। तो उसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके क्या काम है, उनका गठन कब हुआ, किस एक्ट से चल रहे हैं, उनका कंपोजिशन कैसा है, इसको आप एकदम क्लियर रखेंगे माइंडसेट बिल्कुल कि हाँ ये चीज चीज के लिए बनी है, ये बड़ी संस्था है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो जी आपको जी ये चीज काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जो पार्ट 1 है इसमें जो एक्ट वाला पार्ट है, उसके लिए आप एक्ट को पहले बहुत अच्छे से समझिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप प्योर एक्ट जो है, क्योंकि जनरली जो नोट्स हमको मार्केट में मिलते हैं वो इजी कर देते हैं लैंग्वेज को। तो मैं बिल्कुल। ये चाहती हूँ कि आप उस एक्ट को ओरिजिनल फॉर्म में पढ़िए। उसके जो ओके। वर्ड्स और उसके जो मीनिंग्स होते हैं ना, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और अभी इस साल मैंने देखा कि डायरेक्ट सेक्शन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जितने भी एक्ट है उनमें डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको जी, कम से कम 20 तक हर एक्ट के सेक्शंस जो है याद होने ही चाहिए, वरना जो बहुत सेक्शन से क्वेश्चंस हैं वो नहीं लिख पाएंगे। बहुत बढ़िया। यानी कि आपका कहना है कि सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने एक्ट के बारे में कहा कि मार्केट में यस उपलब्ध जो आपके नोट्स वगैरह होते हैं उनमें काफी सिंपल कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। कई बार वहां यस से सर। क्वेश्चन आपका नहीं हो पाता। तो जो रियल यस में एक्ट की कॉपी जो गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है, आप यस उसी को पढ़ें तो उससे आपका वोकैब भी अच्छा होगा, आपके पास यस वोकैब सर। भी अच्छा होगा, आपको टू द पॉइंट जानकारी मिलेगी और आप डिटेल से उसको करेंगे। तो यानी कि आपने डीपली यस स्टडी किया। अगर हम बात करते यस हैं सर। पेपर 7 के बारे में पूरी बात करें, तो आपके सोर्सेज हम्म। क्या रहे पेपर 7 को लेकर? सर पेपर 7 में जो वही पहला पार्ट टॉपिक है वो वाइज, एक्ट से। मैम टॉपिक वाइज बता दीजिएगा, मुझे टॉपिक वाइज। यस सर। तो जो लेजिस्लेशन, जो हमारा टॉपिक है सोशल लेजिस्लेशन, तो उसमें जी। जितने भी एक्ट्स लिखे हैं आप उसकी कॉपी नेट से निकलवा लीजिए, उसका ओके। पीडीएफ है। आप जी उसको हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। उसके जी अलावा उसमें वेलफेयर स्कीम्स है जो जी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की है। तो उसके जी लिए जी गवर्नमेंट जब भी स्कीम्स लॉन्च करती है न्यूज़पेपर में काफी अच्छे से आता है, आप उसको तुरंत नोट कर लीजिए। या गवर्नमेंट की पत्रिका है जनमन है, ठीक है, जो रोजगार नियोजन आती है हर वीकली, जो मैगजीन्स वगैरह, आप उससे जी नोट कर लीजिए। उससे आपका वो चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। पार्ट ओके। 2 जो है वो भी आपका जो प्रतियोगिता दर्पण या फिर जो भी मैगजीन्स आप मंथली यूज करते हैं, उसमें जी करंट से रिलेटेड ही पूछा जाता है कि अगर करंट में कोई भी सबमिट हो रहा है, जैसे एशियन सबमिट हो रहा है या साग का सबमिट हो रहा है, तो न्यूज़पेपर में जरूर उसमें ये लिखा रहेगा कि ये संस्था कब बनी, इसमें कितने देश हैं, या इनका अभी रिसेंट में कहाँ सम्मेलन हो रहा है। आप ये न्यूज़पेपर से जी नोट करते जाइए। तो जी उससे क्या है, आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा मटेरियल, और एग्जाम में भी करंट से रिलेटेड ही पूछा जाता है। और उसके ओके। बाद पार्ट 3 जो है, उनके भी हर, मतलब जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, ये सब की ओरिजिनल जो वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, उनकी ओरिजिनल वेबसाइट खोलिए और उसमें उनके विजन, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके मिशन जो लिखे रहते हैं, आप उनको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और उसको याद कीजिए। क्योंकि बुक वाले भी अलग अलग सोर्स से लिखते हैं, बट आप ओरिजिनल अगर ऑथेंटिक सोर्स पे जाएंगे तो आप उनकी खुद की वेबसाइट खोल के उसमें से आप नोट डाउन कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपका सिंबल तरीका ये था कि भैया ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना है, इधर उधर का मैटर नहीं पढ़ना है। और इंटरनेट का आपने पूरा भरपूर इस्तेमाल किया है। सीधा वेबसाइट पे यस गए, वहां से आपने नोट किया, नोट डाउन कर लिया। दोस्तों ये सही तरीका भी है कि आप एकदम ऑथेंटिक सोर्स, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ना है उस इंस्टीट्यूशन की अपनी एक वेबसाइट होती है, आप सीधे उस वेबसाइट पर जाइए, वहां से उनका मोटिव निकालिए, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो भी है आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो आपको उधर दूसरी किसी की लैंग्वेज पढ़ने में, मान लीजिए मैं कोई किताब लिखता हूँ, तो मैं किताब अपनी लैंग्वेज में उसको सिंप्लीफाई करूंगा, और मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं लिखूंगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा मैं छोड़ दूंगा। लेकिन ये तो परीक्षा और मापदंड नहीं होगा। बहुत अच्छा आपने कहा कि परीक्षा में ये कीजिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, करंट अफेयर्स की बात आई। चलिए हम मानते हैं कि इंडिया का, वर्ल्ड का करंट अफेयर्स तो इजीली मिल जाता है। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, यूट्यूब भी है, इसके अलावा न्यूज़ चैनल है, राज्यसभा वगैरह भी है। लेकिन हम बात करें किसकी, बात करें छत्तीसगढ़ के करंट की, तो यहाँ पे आपने कैसे कलेक्ट किया अपना मैटर, कंटेंट पूरा पूरा? यस सर। तो जो न्यूज़ पेपर आते हैं उसमें थोड़ा बहुत जो रहता है छत्तीसगढ़ का दिया रहता है। उसके अलावा भी गवर्नमेंट 2 साल से जो जनमन की एक पत्रिका निकाल रही है, जनसंपर्क विभाग के द्वारा निकाली जी जाती जी है, हर महीने एक आती है।
उसमें काफी कुछ डिटेल में दिया रहता है। वो आपके प्री में, मेंस में, इंटरव्यू तक भी वो बहुत ज्यादा काम आती है। और ओके। मेरे हिसाब से जनसंपर्क विभाग जितनी भी अपनी पब्लिकेशंस निकालता है, अपने वेबसाइट पे पीडीएफ अपलोड करता है, वो हर किसी को पढ़नी चाहिए अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो। बहुत उसमें बढ़िया। संबल भी निकाली गई थी जिसमें पूरी योजनाएं थी। उसके अलावा भी अलग अलग इकोनॉमिक सर्वे जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स निकालते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़ने के लिए। उसमें पूरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा, उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह सब काफी अच्छे से दी रहती है। और वो आपके हर लेवल पर काम आएगी, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। वो है। उसके अलावा मंथली जो विकास परक एक न्यूज़पेपर आता है, उसको आप प्रिफर कर सकते हो। उसमें काफी अच्छे से करंट अफेयर दिया रहता है। और आजकल काफी टेलीग्राम पे भी चैनल्स बन गए हैं जो काफी अपडेट करते रहते हैं, तो आप उनको ज्वाइन करके भी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ये सब चीजों को। बहुत बढ़िया। मुझे आपका एक बात बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा कि बजट वगैरह भी मैंने सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया, उसको पढ़ा। बजट तो काफी बड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा कंटेंट उसमें हो जाता है, डाटा भी खूब हो जाता है। थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने अगर बजट भी पढ़ा है, अपनी इकोनॉमिकल सर्वे भी आपने पढ़ा है, तो उसका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? आपने उसको पढ़ा कैसे कि भाई योजनाओं के अकॉर्डिंग बात करें, कौन सा खर्चा कहाँ पर, एक्सपेंसेस कहाँ पर हुए, आपने कैसे बजट को और सर्वे को तैयार किया? क्योंकि ये बड़ा देखते हैं कि भाई कैसे उसको तैयार किया, काफी मोटी किताब हो जाती है दोनों, सर्वे और बिल्कुल। बजट दोनों। यस सर, इकोनॉमिक सर्वे जो छत्तीसगढ़ का है उसमें 15 से 16 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें जो जी। फर्स्ट चैप्टर होता है वो पूरे 15 चैप्टर की समरी होता है। अगर किसी को पूरी बुक नहीं पढ़नी है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वो अगर फर्स्ट चैप्टर को भी काफी डिटेल में पढ़ ले तो उसको पूरे 15 चैप्टर की समरी वहां पर मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। उसमें जो डेटा दिए हुए हैं आपको, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्री में उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आगे की जो चैप्टर्स है उसमें जैसे सामाजिक योजनाएं जो है सरकार चला रही है, वो सब दी रहती है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा जनगणना से रिलेटेड जो डेटा है वो जो है उसमें दिए रहते हैं, वित्त प्रबंधन से या फिर पीडीएस सिस्टम से रिलेटेड भी डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे में दिए रहते हैं। आप हर चैप्टर का जो फर्स्ट पन्ना है उसमें समरी दी हुई है, अगर उसको भी बस पढ़ लेते हैं तो भी वो पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा आपने बोला कि एक तो अगर आप समरी को आप पढ़ लेते हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, तो ऐसे ही क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल आप पढ़ लेते हैं तो हमेशा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझने में आसानी हो जाती है। तो ऐसे सर्वे में हर चैप्टर का समरी दिया गया, वो भी आप पढ़ें। और कुछ खास चैप्टर, जैसे आपने सामाजिक योजनाओं का चैप्टर आपने पढ़ा, उसको पढ़ के उसको अच्छे से कर लीजिए कि उससे क्वेश्चन आते हैं। तो जिन चैप्टर से क्वेश्चन आपके आते हैं उन चैप्टर को फोकस कर लीजिए, बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है सर्वे। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली। मैं दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा, जैसे सर्वे है, बजट है, इनकी बात करें, तो क्या आपने इनका नोट्स भी बनाया या केवल किताब से ही पढ़ लिया, उसी सर्वे से पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया, मार्क कर लिया, यही पर्याप्त है, या अलग से आपने नोट्स भी प्रिपेयर किया सबका? सर मेरी हमेशा से आदत है, मैं ना मगअप नहीं कर पाती हूँ बचपन से कोई भी चीजों को। मेरी आदत है मैं मतलब लिख के, भले ही 10 बार मैं उसको लिखूंगी बट मैं लिख के ही याद करती हूँ। मैं आज भी कोई बुक को पढ़ रही हूँ, अगर मैं थर्ड टाइम फोर्थ टाइम भी पढ़ रही हूँ तो भी मुझे लिखना ही पड़ता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली उसको पढ़ के याद नहीं कर पाती। तो मैं हर चीज का नोट्स बनाती हूँ, चाहे वो बजट हो चाहे सर्वे हो, उसको मैं अपने फॉर्मेट में लिखती हूँ। उसमें कोई एडिशन है तो उसको ऐड करती हूँ, कुछ कम हो रहा है तो उसको लेस करती हूँ, कुछ हाईलाइट करती हूँ, या पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बिल्कुल अलग से हाईलाइट करके लिखती हूँ कि यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सब चीजें नोट्स आपको बनानी ही चाहिए हर, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे बजट हो, चाहे सर्वे। आप अपने राइटिंग में, अपने वर्ड्स में लिखेंगे और वो एग्जाम के टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज याद आएगी। बुक्स की चीजें हमको दिखती नहीं होते अच्छे से। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा वाला बताया अमूल्य जी ने। अमूल्य जी ने कहा कि आप लिख कर करें। देखिए मैं, आप जितने भी एस्पिरेंट्स को देखेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, आप सबका देखेंगे, सबने कहा कि मैं अपने नोट्स बनाइए। कोई मैं एक दो की बात छोड़ देता हूँ, नहीं तो सभी ने कहा है कि भाई अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जिसको आपको रिवीजन में आसानी रहे। नहीं तो बुक्स के बंडल लग जाएंगे और मेन सर पर होगा तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन के बगैर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ये भी मानता हूँ, राइटिंग में जो भी अमूल्य जी कह रही थी कि चलिए अमूल्य जी की तो बचपन से आदत है, हैबिट है लिख कर करने की, लेकिन लिखने से ये बेनिफिट होता है कि आपकी राइटिंग जो स्किल है वो मेंटेन राइटिंग। रहती है, आपकी स्पीड यस अच्छी सर। रहती है, आपके हाथ में पेन नहीं होगा। नहीं तो जब मेंस लिखने आप जाएंगे और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, तो भैया हाथ में दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि इतना 3-3 घंटे लिखना पड़ जाता है, इतना समय लिखना पड़ता है कि आप नहीं लिख पाएंगे। बहुत अच्छी बात है आपने बोली। थोड़ा सा हम लोग बात करें, क्योंकि मैं आपके देख रहा हूँ ऐसे में भी आपको अच्छे नंबर मिले हैं, निबंध में भी। यस सर। तो निबंध को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? निबंध को लेकर आपने कैसे तैयारी की थी?
जिससे परीक्षा भवन में जाकर हम पहले बात करते हैं परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन की बात करते हैं, फिर हम एग्जाम वाले दिन की बात करेंगे। ऐसे जो होता है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि चार चार टॉपिक होते हैं नेशनल से भी और छत्तीसगढ़ से भी, तो हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते बिल्कुल कि क्या आने वाला है या क्या आ सकता है। हमारा बस फोकस हो सकता है कि हम कोई भी ऐसे अगर आता है तो उसका हम लोग एक बेस तैयार कर ले, एक ड्राफ्ट तैयार कर ले कि अब हम कोई भी टॉपिक है हमको इस पैटर्न पे उसको लिखना है। जैसे जी अगर जी हम कोई भी ऐसे की बात करें तो हमको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद जी उसके अंदर का बॉडी लिखना है, उससे रिलेटेड जी स्कीम्स लिखना है, करंट सिनेरियो, वे फॉरवर्ड, और फाइनली हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो जी ये एक फॉर्मेट जो है वो हर ऐसे के लिए एप्लीकेबल होता है। अब बात है हमको उसके अंदर मैटर डालने की। तो अभी जो भी करंट सिनारियो चलता है, हमको लगता है कि हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि कोरोना लास्ट ईयर चल रहा था तो कोरोना की प्रिपरेशन थी, तो हम लोग उससे रिलेटेड जितना भी मैटर है उसको सिर्फ कलेक्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि जी ऐसा जरूरी नहीं उसमें से ऐसे आए। तो आप पूरा मैटर कलेक्ट कर लीजिए, आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अलग बनाइए, आप कोई स्टोरी डाल सकते हैं, आप कोई कोटेशन से अपना ऐसे चालू कर सकते हैं, और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लिखना चालू करें, और आप उसमें वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन को काफी अच्छे से लिखें। आप उसमें अपने आइडियाज जो है वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स तो आपने लिख दी, बट अगर आप उस जगह पर होते, आप अगर एक गवर्नमेंट में होते, तो आप क्या अलग करते, ये चीज आपको कंक्लूजन में बतानी बहुत जरूरी है। क्योंकि कंक्लूजन देखने के बाद ही जो है वो नंबर मिलते हैं, उनको नंबर देने वाले नंबर देंगे। तो कंक्लूजन जो है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, और इतना मतलब आप कह सकते हैं आशावादी होना चाहिए कि सामने वाले बिल्कुल को देख के बिल्कुल काफी मतलब अच्छा लगे कि ये मतलब हो सकता है फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लायक ऐसा। बहुत बढ़िया। देखिए अमूल्य जी ने बहुत अच्छा कहा कि आपका जो ऐसे है उसका कंक्लूजन आपको बहुत अच्छा लगा। ज्यादा फोकस किया है कंक्लूजन पर, क्योंकि सही बात है स्टार्टिंग और एंड इस पर ज्यादा फोकस रहता है एग्जामिनर का कि आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा है उस पर ज्यादा। बीच में बॉडी में हो सकता है कि ध्यान थोड़ा भटक जाए, कुछ हो जाए या कुछ और दिमाग में चीजें चलने लगे, लेकिन जब वो इंट्रोडक्शन देखता है और कंक्लूजन देखता है तो एग्जामिनर भी आपकी कॉपी और पूरा ध्यान केंद्रित करके लिखता है। और हमेशा बड़ा सा बोला कि जो आपका कंक्लूजन हो वो किसी समस्या का सॉल्यूशन हो, और थोड़ा सा क्या उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे, फ्यूचर दिखाई दे, आप आशावादी हो, आपकी एकदम अप्रोच जो है पॉजिटिव रहे। बहुत अच्छा। एक थोड़ी सी बात ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे के लिए हम बात करें कुछ टॉपिक आपने कहा कि वैसे बड़ा कि चार इशू वहां पर आ रहे हैं, दो करने हैं, दो आपके छत्तीसगढ़ में से करने हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे जैसे मान लो वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर आता है, इन्वायरमेंट के ऊपर आता है, मान लेते हैं टेररिज्म के ऊपर आता है, या आपका कोई सोशल इशू के ऊपर आता है, ऐसे कुछ टॉपिक आपने निकाल के रखे थे कि 10-12 टॉपिक अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो मेरा कंटेंट ये रहेगा, ऐसा कुछ किया था? ये सर जो बेसिक टॉपिक्स है, जैसे कि हेल्थ हो गया, या वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, तो जी नक्सलवाद की समस्या जो छत्तीसगढ़ में दिखती है, आदिवासी से जो एक ऐसे हर बार आ रहा है ट्राइबल प्रॉब्लम से, तो ये सब, या स्कीम्स जो है अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है स्कीम्स पे कैसे आ रहा है, तो ये सभी पे मैंने एक बेसिक जो पॉइंट्स है वो लिख करके रखे थे, और उसी के आधार पर मैंने अपना ऐसे लिखा। जैसे अभी एग्जाम में गोधन न्याय योजना आया था, वो मैंने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था, तो वो आया था तो मैंने एज इट इज उसको लिखा। और जी हमारी एक कॉन्सेप्ट मतलब चलता है कि पहले से ही चला आ रहा है कि ऐसे जो है पैरा में लिखा जाता है, उसमें पॉइंट्स यूज नहीं किया जाता, बट अभी वर्ड लिमिट जो है काफी कम हो गई है, 750 वर्ड्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप स्कीम्स लिख रहे हैं आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप सॉल्यूशंस बता रहे हैं पॉइंट्स में लिख सकते हैं, इवन आप चार्ट बना सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं, हर चीज जो है क्रिएटिविटी जो है आप अपने ऐसे में दिखा सकते हैं। उससे मुझे लगता है काफी मार्क्स बढ़ सकते हैं। मैंने भी गोधन न्याय योजना में चार्ट वगैरह बना के प्रेजेंट किया था स्कीम को, तो ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों ये बात भी बड़ी कॉमन से निकल कर आ रही है, सभी एक्सपीरियंस ये बात को बोल रहे हैं जो चयनित हुए हैं। एक तो की मैं बात नहीं करता, सभी ने कहा कि पैरामेंट लिखना माना जाता है, पहले लिखा जाता था, लेकिन अब आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप अपने ऐसे को सुंदर से सजा सकते हैं, उसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसमें आप बाई डायग्राम बना सकते हैं, आप चार्ट मैप लगा सकते हैं, जो आपको करें। और अभी इन्होंने कहा अमूल्य जी ने कि मैंने तो गोधन वाले को ऐसे ही किया था, तो मुझे लगता है वही से मुझे अच्छे नंबर मिले हों। तो यानी कि आप इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी करें और उसको बिल्कुल अच्छे से उसको लेके चले। और जैसे कहा कि टॉपिक पहले से कुछ जो बेसिक से टॉपिक थे, जो नॉन टू टॉपिक थे, जैसे इन्होंने बात करी अभी हेल्थ के बारे में है, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में है, गवर्नमेंट की कोई योजना के बारे में है, तो उसका कंटेंट आपके पास में होना चाहिए।
अमूल्य जी, फैक्ट्स को लेकर, एग्जाम्पल को लेकर अगर हम बात करें तो क्या ऐसे में ये भी इस्तेमाल करनी चाहिए हमको? फैक्ट्स यस सर बिल्कुल। एग्जाम्पल है। यस सर। यस सर, आप फैक्ट्स कोट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मेंस में ये होती है, जैसे प्री में तो जैसे उन लोगों ने जो पूछा हमको वो जवाब देना है, पर जी मेंस में आप ये यूज कर सकते हैं कि आपको जो पता है आपको ये जरूरी है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे सिर्फ ग्रोथ रेट पता है, तो अगर मैं जी। ऐसे में लिख रही हूँ तो मैं डायरेक्ट ग्रोथ रेट को कोट कर सकती हूँ। तो ओके। जितने भी फैक्ट्स हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे लिखे, कहाँ पर लिखे, कि जो चेक करने वाला उसका मतलब उसको लगे कि इनको सब कुछ याद है, भले ही हमको कुछ नहीं आता हो, बट हम उसको ऐसा बिल्कुल। कोट करें जो हमको भी आता है, कि उसको लगे कि इनको सब कुछ याद है। ये चीज जी मेंस में हमको काफी बेनिफिट देगी। बिल्कुल। आपको आए ना आए, लेकिन आपको प्रदर्शन जरूर करना है कि मेरे को सब आता है। और यही यस स्ट्रेटजी होती थी कि सब कुछ सर्वज्ञ तो कोई होता नहीं, सर्वज्ञ तो केवल यस। ईश्वर होता है। हमको ये शो करना है कि हाँ, आई नो वेरी वेल। दूसरा मेरा एक प्रश्न, ये तो हमने ऐसे बारे में बात की और आपसे पेपर नंबर 7 के बारे में बात की। इकोनॉमी में मुझे लगा कि आपका काफी इंटरेस्ट मुझे लगा, अभी जैसे इकोनॉमी में हम बात कर रहे थे। इकोनॉमी के टॉपिक की हम थोड़ी सी बात करें कि इकोनॉमी को लेकर आपकी क्या आपने प्लानिंग थी कि मुझे इकोनॉमी, क्योंकि मैंने भी देखा है, मैं बहुत इंटरव्यू ले रहा हूँ, काफी चल रही हैं, तो ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई स्टूडेंट का कोई ना कोई टॉपिक वीक होता है, कोई ना कोई टॉपिक उनका क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसी में मैनेज करते हैं वो कि जो स्ट्रांग है उसमें मेरे पूरे पूरे मार्क्स आए, जो वीक हैं वो ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि वीक में मेहनत करके हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो स्ट्रांग है तो हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। इकोनॉमी के लिए थोड़ा बताइए कि इकोनॉमी आपने कैसे मैनेज किया? इकोनॉमिक्स मैंने प्री में भी पढ़ा था। मतलब दृष्टि की जो बुक आती है, दृष्टि आईएएस की, उससे काफी डिटेल में मैंने पढ़ा। उसके अलावा मैं करंट से काफी अपडेटेड रहती हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। जितने भी डेटाज हैं, हर 2 महीने में जो रेपो रेट्स बदल रहे हैं या ग्रोथ रेट बदल रहे हैं, क्वार्टरली जो आ रहे हैं, उनको मैं काफी अच्छे से नोट करती हूँ। उसके जी अलावा मंथली मैगजीन्स पे भी मैं काफी फोकस करती हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो जी मैं फोकस करती हूँ कि मेरे को उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स से मैंने देखा है जनरली जो स्टूडेंट्स है वो काफी डरते हैं। उनको मतलब मैथ स्ट्रीम या जो भी स्ट्रीम वाले रहते हैं उनको लगता है इकोनॉमिक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट है। बट मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि उसको हम डेली डील कर रहे हैं। हम एक नॉर्मल इंसान है, तो हम अगर मार्केट में जा रहे हैं, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, हर जगह हमको इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हमको दिखती है। अगर जी कोई भी चीज का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही बढ़िया। है, कम हो रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, हर चीज में इकोनॉमिक्स जो है लिंक्ड है। अगर हम प्याज लेने भी जा रहे हैं दुकान में, धनिया भी लेने जा रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक्स से ही लिंक्ड होता है। जिस दिन हम लोग अपने पर्सपेक्ट में इकोनॉमिक्स को पढ़ना चालू कर देंगे, इकोनॉमिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट होगा, सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। ओके। देखिए, बड़ा अच्छी बात बोली अभी। और मैं ये भी बात बड़ा देख रहा हूँ सब में, कि जो भी सब्जेक्ट को केवल पढ़ता ही नहीं, सब्जेक्ट को जीता है, यस यानी कि सर। उसको लाइव में महसूस करता है। जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी हर जगह है, हम बाजार में जा रहे हैं तो हम अगर सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ फ्रूट्स खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो सब जगह आपको पैसा दिखाई देगा। पैसा यानी कि अर्थ, अर्थ यानी कि इकोनॉमी आपको दिखाई देगा। तो अगर आप उसको अर्थ में फील करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। आप उसके जितने आपने पढ़ा है बुक्स के अंदर, उसको डेली लाइफ में आप उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। देखने का प्रयास करेंगे पेट्रोल का प्राइस हाइप हुआ है तो ये किस कारण से हो रहा है, क्या रीजन है, क्या नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी तैयार होने लगेगी। बड़ा अच्छा आपने इकोनॉमी बताया। अब मुझे ये थोड़ा सा हम बात करें प्री एग्जाम के बारे में, क्योंकि आपका प्री भी, आपने कहा पहली बार भी फर्स्ट टाइम में निकला, सेकंड अटेम्प्ट में निकलने का बोले कि आप अधिकारी बन गई। तो प्री को लेकर क्या स्टूडेंट्स का स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि प्री एक बैरियर ना बन पाए? क्योंकि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स देखे, और टॉपर भी, अगर हम 10 में बात करें, पहली बार उनका प्री निकला और एक रैंक भी आ गई, ज्यादा अच्छी रैंक नहीं आई, उसके बाद फिर 2 उनके प्री भी नहीं निकले, फिर चौथी बार प्री निकला, फिर उनको अच्छी रैंक आई, आज अच्छी रैंक पर क्या 10 टॉप, मतलब जो 10 रैंक है उनमें आ गए। तो प्री बैरियर ना बने किसी फ्रेशर के लिए, आप उनको क्या सजेशन देंगे प्री के लिए? सर प्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी सोर्सेज को लिमिटेड रखें। मार्केट में आज की डेट में इतनी ज्यादा सोर्सेज है कि अगर हम बुक्स लेने जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको क्या पढ़ना है या हम किसको पढ़े, तो हम हो सकता है ज्यादा सोर्सेज को ले आए। तो मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट के लिए जो मेन सब्जेक्ट है हमारा सीजीपीएससी में जो सिलेबस दिया हुआ है, आप उस सब्जेक्ट को देखिए और उससे रिलेटेड मार्केट में कोई भी एक बुक मिल रही है आप उसको लाइए और उसको मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए। मतलब ओके। एग्जाम तक हर बुक जो भी आप प्रिफर करें, कम से कम 3 से 4 बार आप उनका रिवीजन कर लें। छत्तीसगढ़ जो है उसको काफी अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि 50 मार्क्स जो है, 50 क्वेश्चंस जो है वो छत्तीसगढ़ से ही आ रहे हैं।
तो आप छत्तीसगढ़ को इतना अच्छे से प्रिपेयर किए कर लीजिए। उसके अलावा करंट अफेयर, ये 3 चीजें ही आपको प्री से निकालने के लिए बिल्कुल बहुत आसान होगी, और आप बहुत कम टाइम में प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं अगर आपने ये बेसिक चीजों का ध्यान रखा। छत्तीसगढ़ हो गया, करंट अफेयर हो गया, और जो मेन हमारे सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनके लिए आप एक एक बुक्स भी रेफर करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आपको बहुत इजीली आप 6 मंथ में जो है प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी बता दी गई है दोस्तों अमूल्य जी के द्वारा। अमूल्य जी ने 3 बातें बोली कि आप जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उनकी टेक्स्ट बुक एक एक पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए। फिर दूसरा, छत्तीसगढ़ को अच्छे से तैयार कीजिए। और तीसरा, अमूल्य जी ने कहा कि आपको टेस्ट सीरीज अच्छे से देनी है और करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करना है। यानी करंट अफेयर्स में कोई कोताही नहीं बरतनी है। ओनली 6 मंथ स्ट्रेटजी आपकी है, आप करें और आप क्वालिफाई कीजिए और आप मुख्य परीक्षा में बैठिए। प्री में अगर हम बात करें, उस पेपर वाले दिन की बात करें जिस दिन पेपर आपका होता है, थोड़ा सा पेपर वाले दिन बात करते हैं। ये अक्सर देखा गया स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि सर 40 to 45% क्वेश्चन तो हम लगा लेते हैं, कंफ्यूजन होता है उसके बाद शुरू होता है, और करीब 20-25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसका आंसर ए होगा या बी होगा, बी होगा या सी होगा। हम दो तो छाड़ देते हैं कि दो नहीं होंगे, ये होगा। और कुछ करीब 10-5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको लगते हैं कि इस दुनिया के नहीं है, ये कहीं बाहर के हैं, ये क्वेश्चन इस वर्ल्ड के नहीं है, कहीं और से पूछे गए हैं। तो ये 40 तक को हम बात करें, 40% क्वेश्चन तक की बात करें, यहाँ तक तो नॉर्मल फाइट है। फाइट ही स्टार्ट 40 के बाद स्टार्ट होती है। तो अमूल्य जी की अपनी स्ट्रेटजी क्या थी उस 40 के बाद फाइट को स्टार्ट करने की? अगर हमने बेसिक्स जो है वो अगर काफी क्लियर रखा है तो मेरे हिसाब से हम ऑप्शन देख के ही, मतलब कट शॉर्ट करके ही हम लोग आंसर निकाल सकते, क्वेश्चन का आंसर पता ही हो डायरेक्टली, आप ऑप्शन देख के कट शॉर्ट करके भी निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आपको पता होता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा हुआ 4th ऑप्शन उसका आंसर होगा। या हम लोग मैच द कॉलम देखें, और अभी जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन जो पीएससी पूछ रहा है कंटिन्यू, उसमें भी एक बात नोटिस करने की है कि जो ऑप्शंस डाले जा रहे हैं वो इस पैटर्न के, कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उसमें से 5 पॉइंट पता ही हो। आपको अगर उनमें से 1 या 2 पॉइंट भी पता है तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपना थोड़ा सा लॉजिक वहां पे यूज कर दिया तो आप उसको बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं उन सब क्वेश्चंस को। आपने बड़ा अच्छा बताया कि अगर आपका बेसिक क्लियर है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। और आपने बताया कि सीजीपीएससी का पैटर्न भी क्या चल रहा है, कि कई बार तो ऐसे ही होता है कि आप 1-2 ऑप्शन ही आपको याद है तो उससे भी आपकी बात बन जाती है। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, एक्सपीरियंस ये पूछता है अक्सर कि हमको प्री में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? जी सर, ये तो एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि 2018 और 19 के पेपर जो थे वो काफी इजी थे। तो अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं और आपने अगर पढ़ाई की है 6 महीने, तो आपको ये समझ में आ जाएगा पेपर देख के कि पेपर का लेवल क्या है। पेपर का लेवल टफ है तो आप कम अटेम्प्ट कीजिए, आप एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें कट ऑफ काफी कम हो जाएगा। पर अगर पेपर आपको दिख रहा है कि इजी है, अगर आपसे ही 70 क्वेश्चन बन रहे हैं 100 में, तो आप समझ लीजिए कि कोई और आपसे ज्यादा पढ़ा है तो उससे 80-90 बन जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको जो है काफी कुछ लगाना पड़ेगा, एक्सेस लगाना पड़ेगा ताकि आपका प्री निकले। पर अगर पेपर आपको टफ दिख रहा है, अगर पेपर में आपसे ही क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, अगर 50 क्वेश्चंस आप टच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ही है पेपर काफी टफ है। और आप उस केस में एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अभी 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पैटर्न जो है वो काफी बदल दिया गया, तो वो पेपर टफ हो गया था। और इसमें ऐसा देखा गया कि जिन्होंने काफी ज्यादा लगाया उनके माइनस मार्किंग भी बहुत हो गए, तो इसके कारण जो है वो प्री नहीं क्लियर कर पाए, मेरा भी क्लियर नहीं हो पाया इसी के वजह से। तो उस पे ध्यान देना है कि पेपर आप देखेंगे, आप 5 मिनट एनालिसिस कीजिए प्री पेपर देने भी जा रहे हैं तो, कि पेपर का लेवल क्या है। अगर पेपर का लेवल आपको इजी दिख रहा है तो आप जरूर ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, पर अगर प्री का लेवल टफ दिख रहा है, अगर पेपर टफ है, तो आप कम अटेम्प्ट कीजिए और एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, देखिए बड़ा अच्छा है कि पेपर का लेवल देख के आपको सीजन तय करना पड़ेगा। ये पहले से कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना अटेम्प्ट करना है कितना नहीं करना है। एट ए टाइम एग्जाम हॉल में अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप 50 से ऊपर क्वेश्चन अच्छे से लगा पा रहे हैं तो लगाइए, फिर कोई इशू नहीं है। और आप 50 तक आपको हालत खराब हो जा रही है कि भैया और नहीं, तो समझिए पेपर टफ है। अब ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा लगाएंगे तो नेगेटिव होने के बाद क्या होगा कि आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा। और बड़ी ईमानदारी से बोल दिया कि 2020 मेरा भी प्री नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर कुछ ऐसा ही था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
ये ईमानदारी बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा प्री की बात हमने करी, मेंस की बात हमने करी, थोड़ा इंटरव्यू की बात हो जाए, साक्षात्कार की बात हो जाए। साक्षात्कार को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा उस अनुभव के बारे में बताइए। साक्षात्कार के बारे में क्या हुआ, बोर्ड में क्या क्वेश्चन थे, कैसे, थोड़ा सा, क्योंकि काफी उत्सुकता रहती है फ्रेशर में कि इंटरव्यू में कैसा होता है, क्या होता है, थोड़ा बताइए मुझे इस बारे में। यस सर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो देखा जाए तो हमारी प्री मेंस से ही चालू रहती है। आपको अपना नॉलेज जो है वो क्लियर रखना है। उसके अलावा आप थोड़ा सा पर्सनालिटी पे फोकस कीजिए कि आप थोड़ा सा मतलब जनरली मैंने देखा है बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते, अकेले रहते हैं या फ्रेंड्स में। आइसोलेट तो हो जाते हैं। मैं हमेशा, हाँ यस सर, तो आपको थोड़ा सा बातचीत करते रहना चाहिए, बड़ों से भी बात करना चाहिए, क्योंकि उनसे बात करेंगे तभी आप इंटरव्यू फेस करते टाइम डरेंगे नहीं। नहीं तो हम लोग अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ बात करते तो अचानक से किसी बड़े के साथ बात करने की बात की तो हमको डर लगने लगता है। तो आप घर में कोई भी बड़े आते हैं तो आप उनसे बात कीजिए, काफी अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, तो आपका जो डर है, एक जो बड़ों को लेकर के जो पहला डर है वो तो खत्म हो जाएगा। उसके अलावा मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉक्स दीजिए काफी अच्छे से, अलग अलग तरीके से, आपको उसमें काफी अच्छे से एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। आपको जहां भी कमी लग रही है आप उसको प्रिपेयर कीजिए। और बाकी एक जो पीएससी के इंटरव्यू का प्रेशर होता है वो तो अपने आप में अलग ही होता है। तो हमको नहीं पता होता कि हमको कौन सा बोर्ड मिलने वाला है, हमको ले जाया जाता है वहां पर, फिर हमको पता चलता है इनका बोर्ड मिलेगा, फिर हम जाके बैठते हैं, बहुत डर लगता है वहां पर। उसके बाद मेरा इंटरव्यू जो था उइके मैम के बोर्ड में था, 30 मिनट्स लगभग चला था। तो मैम ने इंट्रोडक्शन वगैरह मेरा पूछा नहीं था, बस उन्होंने, मैं दुर्ग से थी तो उन्होंने दुर्ग के बारे में पूछा, फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से जो है क्वेश्चंस काफी मेरे से किए थे। उसके बाद में जो सर थे उन्होंने मेरे से अकाउंट्स, मेरा सब्जेक्ट था, मैंने बीकॉम किया तो उससे पूछा। उसके अलावा मैम थी एक और, उन्होंने मेरे से थोड़ा सा अनटचेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, और एक्ट जो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब क्वेश्चंस किए। और लास्ट में और सर थे तो उन्होंने जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे, करंट जो अभी मोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था वो, और जीडीपी इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बनाना, ये सब बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट मुझे जहां तक लगता है कि वो हमारा फैक्ट बिल्कुल भी चेक नहीं करते। अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता भी है और अगर मैं उसको नहीं बता पाती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं बता पा रहा है तो उसके एक्सप्रेशंस क्या है, वो डरा तो नहीं है या उसको कोई चीज नहीं आती। वो चीजों पे वो काफी अच्छे से ध्यान देके देखते हैं। मतलब सब लोग वही देखते रहते हैं कि मेरा जो पर्सनालिटी है या मेरा रिएक्शन है वो कैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, बड़ा अच्छा बोला कि वो फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बात ध्यान देते हैं कि आपको अगर कोई चीज नहीं आती है तो उस समय आपका इंप्रेशन कैसा होगा, आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। देखिए दोस्तों, कहा भी जाता है कि इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार जो है, वो आपके पर्सनैलिटी को क्या करता है, चेक करता है। और पर्सनैलिटी में ये नहीं होता कि आप सर्वज्ञ बनकर जाएं, सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता, केवल परमात्मा सर्वज्ञ होता है। यही बात अमूल्य जी बोल रही हैं कि आपका पूरा, तो दोस्तों इंटरव्यू के अंदर देखिए क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को चेक करना है। पर्सनैलिटी क्या, आपके डिसीजन मेकिंग की पावर को, आपकी चुनौतीपूर्ण कोई स्थिति आ जाए तो उसमें आप कैसे असहज तो नहीं हो जाते, आप नॉर्मल रहते नहीं रहते हैं, यही चेकिंग करना होता है इंटरव्यू के अंदर। तो ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का आपका रिप्लाई कैसा है, आप उत्तर कैसा दे रहे हैं, उस पर सब चीज क्या होगी, डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी। तो दोस्तों, इंटरव्यू के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। कोई प्रश्न अगर नहीं भी आता है तो आप पोलाइटली सॉरी बोलिए और अपना आगे बढ़िए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपको वहीं पर पता चलेगा कि असहज परिस्थितियों में, यानी कि जो आपके फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, उस फेवरेबल सिचुएशन में आप अपने पर्सनैलिटी को कैसे संभाल कर रखते हैं। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द इंटरव्यू।